जी, प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री जी, श्री पवन कुमार बांसल जी, उपस्थित अतिथिगण, भाइयों बहनों, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को दिए गए हैं जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे समय में ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलगाव, नफरत, कट्टरता, पक्षपात की राजनीति को बढ़ावा देने वाली शक्तियां अधिक सक्रिय होती है, उन्हें सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से समाप्त किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला, उसमें उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद तरह तरह की बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक विरासत से स्पष्ट होता है कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय, भाषाई और संस्कृति विभिन्नता का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को मजबूत किया जा सकता है। राजीव गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। 1988 में जब वे देश के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार भारत सरकार ने उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से योजना जारी किया था। यही नहीं, उन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए दिलोजान से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। अगर आज 15 लाख से अधिक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में है, तो ये उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1989 के संसदीय चुनाव में पहली बार 18 साल के युवाओं को, जिनमें आधी महिलाएं थी, को वोट देने का अधिकार दिया गया और ये करने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। आज हम महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े और पूरी तरह से रेजिडेंशियल वनस्थली यूनिवर्सिटी का सम्मान करते हैं, जो राजीव जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए 15,000 से अधिक विद्यार्थियों के नर्सरी से डॉक्टरेट स्तर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। महिला एजुकेशन का कई मायनों में
अपना अलग स्थान है। जब वे शिक्षित होंगी तभी वे अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं। परिवार, समाज और देश के निर्माण में खास योगदान दे सकती है। एक कहावत है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार और पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। महिलाओं को शिक्षित करने में वनस्थली यूनिवर्सिटी का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। यहाँ हमारी उच्च परंपरा और विरासत के साथ आधुनिकता की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे कई मायनों में सबसे अलग बनाती है। इसका राजस्थान और अन्य स्थानों पर सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। आज हम इसके काम, उपलब्धि और संकल्प का सम्मान करते हैं। राजीव गांधी के सपनों के भारत के लिए उनके प्रयासों और अस्तित्व को चुना वाले सिद्धांतों को भी याद करते हुए राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना जाना स्वागत योग्य है। तो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के सभी लोग बधाई के पात्र हैं और इस अवसर पर मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अनुरोध करता हूं कि वो समारोह को संबोधित करें। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी साहब, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सीपीपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, इस संस्थान के मुख्य श्री सिद्धार्थ शास्त्री जी, हमारे ट्रेजरर श्री पवन बंसल जी, सभागृह में उपस्थित सभी अतिथिगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मीडिया के मेरे दोस्तों, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की आज 19वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार समारोह बहुत खास है। वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम को
मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूं। कौमी एकता, शांति और सौहार्द के क्षेत्र में अनूठे योगदान के कारण वनस्थली को पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजीव गांधी जी सद्भावना, विश्व शांति, कौमी एकता, महिलाओं और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण को अपने विचारों में सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शानदार कामकाज से उन्होंने दुनिया के शीर्ष नेताओं में से अपनी जगह बनाई। आजकल अलग अलग विचारधारा के लोग राजीव जी की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, वो सूरज, चंद्रमा और सत्य। उसी तरह राजीव जी की सफलताओं को छिपाया नहीं जा सकता। राजीव जी के पक्ष में देश के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत मिला था। 1984 में लोकसभा में कांग्रेस 401 सीटें जीती थी, लेकिन उन्होंने तब 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को भी या विपक्ष को भी दूसरे दल की सबकी राय को बहुत अहमियत देते थे। राजीव जी ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के ध्यान में रखते हुए अपने शासनकाल में 11 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। इसमें नई शिक्षा नीति, आवास नीति, नई स्वास्थ्य नीति, नई सिंचाई नीति आदि प्रमुख है। कई संस्थाओं की स्थापना की, पीने का पानी, टीकाकरण, साक्षरता, बाढ़ नियंत्रण, खाने के तेल, दुग्ध उत्पादन और टेलीकॉम पर टेक्नोलॉजी मिशन बनाया। प्रचंड बहुमत के बावजूद राजीव जी ने संसद और लोकतंत्र के लिए अपनी जवाबदेही को सबसे ऊपर रखा। उनके प्रधानमंत्री काल में संसद की 485 बैठकें हुई और 344 बिल पास हुए, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक बदलाव की गति तेज की। लेकिन आपको अब मालूम है कि कितने बिल कैसे पास होते, कब होते, कहाँ होते, किसको मालूम नहीं। इन बिल्स पर दोनों हाउस में पूरी चर्चा हुई, सर्वसम्मति बनाते थे। आज की तरह वो ऑर्डिनेंस और मनी बिल के रास्ते नहीं ढूंढते थे। राजनीति में सिद्धांतहीनता और अनैतिकता रोकने के लिए राजीव जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985 बनाया, जो लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड सरकार को धनबल और बाहुबल से गिराने से रोकने में बहुत कारगर था। भारतीय राजनीति में इससे लंबे समय के लिए स्थिरता बनी और मौकापरस्त राजनीति पर रोक लगी। इस बिल के कुछ हिस्सों पर अपोजिशन को एतराज था, उसे राजीव जी ने माना और चंद पोर्शन भी उसमें हटाया। ये एक डेमोक्रेसी की रीत है। पर मौजूदा हालात में जिस तरह इस कानून की काट निकाली जा रही है, जनमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे देखते हुए इस कानून और दुरुस्त करने की और भी जरूरत है। उस दौर में जब भारत बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था, तब राजीव जी ने भारत में 21वीं सदी के आधार के रूप में संचार,
और आईटी क्रांति की ताकत को समझ लिया था। कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद रखी, आईटी से रोजगार मिला। उस दौर में राजनीतिक दल इस बारे में सोचना तो दूर, सोचने वालों का विरोध भी करते थे। आज इसका लाभ समाज के हर हिस्से को मिल रहा है। इसी से भारत एक बड़ी मजबूत शक्ति के रूप में उभर आया है। आज भारत के जीडीपी में बड़ा योगदान, लगभग 7.4% ऑफ जीडीपी आज वो देते हैं। उस दौर में जबकि भारत की महिलाएं, दलित, आदिवासी या वंचित कभी अध्यक्ष पद का सपना भी नहीं देख सकते थे, लेकिन ये राजीव जी की पहल थी जिस वजह से उनको ग्राम सभा अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। म्युनिसिपैलिटी मेयर और सिटी म्युनिसिपैलिटी ऐसे स्थानों पर भी आज हमारे महिलाएं विराजमान हैं। 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज का जो मौजूदा स्वरूप है, उसकी बुनियाद राजीव जी की देन है। आज भारत में 2,55,600 गांव पंचायतें और 6,697 ब्लॉक और 6,665 जिला पंचायत आज है। इनके इलेक्टेड प्रतिनिधियों की संख्या 30,45,000 आज है। इसमें से करीब 14 लाख महिलाएं राजीव जी की सोच के नाते भारत में महिलाओं का एक शानदार नेतृत्व उभारा। हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसका जिक्र पहले ही किया था। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार शायद उनके कानून लागू होने से या अमेंडमेंट आने से महिलाओं को ये जो स्थानमान मिल रहे हैं तो वो कभी नहीं मिल सकते थे। और शायद हमारे देश में अगर मनुस्मृति चलता तो औरतें तो पावर तो क्या नजदीक आने का भी नहीं हो सकता था। एससी, एसटी, ओबीसी प्रतिनिधियों और अध्यक्षों के भी रोटेशन में जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ इलेक्टेड बॉडीज में सबसे अधिक निर्वाचित लोग हैं, जिस कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है। राजीव जी ने आदिवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को देखा और जमीनी हालात के हिसाब से योजना बनाई। राजीव जी के प्रधानमंत्री काल में कई राज्यों में आतंकवाद, उग्रवाद गंभीर चुनौती था। संवाद और राजनीतिक प्रयासों से उन्होंने आसाम, पंजाब, मिजोरम और दार्जिलिंग में शांति बहाली के लिए जो समझौते किए, उनका असर हुआ। अमन चैन लौटा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बना। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1990 में आंध्र प्रदेश में दंगों को लेकर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, कोई राजीनामा भी नहीं देता और कोई निकालता भी नहीं। राजीव जी ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में कराई थी। आजकल कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं जैसे टीका लगाने का काम अभी आरंभ हुआ है। ये बहुत पहले से हो रहा है। पीसीजी, टीबी,
ओपीवी, पोलियो, डीपीटी आदि के टीकों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, लाखों बच्चों को नया जीवन दिलाया, बीमारी से मुक्त किया। पोलियो से मुक्ति मिली। उनके बनाए टेक्नोलॉजी मिशन के भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया में अग्रणी देश बना। राजीव जी ने 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल तक किया, जिसे युवा राष्ट्र निर्माण के सीधे जुड़ सके। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने हर जिले में नवोदय विद्यालय बनाए। केंद्रीय विद्यालयों का भी मजबूत ढांचा खड़ा किया। इसी तहत राजीव जी ने 1988 में पहली बार कृषि उत्पादनों की बर्बादी रोकने और उसकी प्रोसेसिंग कर किसानों के लाभ के लिए फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय उन्होंने बनाया। गंगा सफाई के लिए गंगा कार्य योजना आरंभ की। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड बनाया। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाया। इनको आज कमजोर किया जा रहा है दिन पे दिन। अपनी आधुनिक और दूरदर्शी सोच के कारण राजीव जी तीसरी दुनिया के देशों के नायक बने थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को उन्होंने मजबूती दी। संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उन्होंने कार्य योजना पेश की। दुनिया के किसी भी हिस्सों में दमन के खिलाफ वो खड़े हुए थे। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए मानव अधिकारों की बहाली की आवाज उन्होंने बुलंद की। बिना प्रचार के तमाम देशों को मानवीय सहायता दी। राजीव जी का जो विजन था उसे पूरा करने के लिए उनको बहुत कम समय मिला, पर सीमित समय में भी उन्होंने जितनी लंबी लकीर खींच दी है वहां तक कोई अब तक पहुंच नहीं पाया। इसी लोकतांत्रिक और नौकरशाही के ढांचे में सुधार के साथ कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव किया जा सकता है, राजीव जी इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब जिनको हम आज राजीव गांधी जी के नाम से ये भेंट दे रहे हैं, तो वो वनस्थली के संस्थापक स्वर्गीय पंडित हीरालाल शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं, जो महान स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान में हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ऐसे छोटे से गांव जहां बैलगाड़ी से ही जाना संभव था, वहां से 1935 में ये छात्रों के लिए ये संस्था शुरू की, जिसे आज दुनिया जानती है। इस अनूठे शिक्षा केंद्र में इस अनूठे शिक्षा केंद्र में बालिकाओं को नर्सरी से पीजी तक केवल पठन पाठन नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक मूल्यों के साथ परंपराओं संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। ये भी सिखाया जाता है कि देश और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। वनस्थली परिसर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं ने मन में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बीज बोए जाते हैं। जो बालिकाएं इस परिसर में से निकलती है
विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से निकली छात्राएं रोशनी बिखेर देती है। मैं यहाँ संस्थान से उपस्थित सभी छात्रों, फैकल्टी और ऑफिस बेयरर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी शांति के साथ, इसलिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। Respected Sonia Gandhi ji, Congress President Mallikarjun Kharge ji, and friends, every day of our lives is a special day for one reason or the other. Yet, there are days that are memorable and do not allow our crowded minds to forget them. Today is one such day. It marks the 77th birth anniversary of a remarkable Indian of our times, a personality that led the nation as a young person and left the imprint of his personality on everything he touched in his short life. He dreamt of an India strong, independent, and self-reliant, and in the forefront of the nations of the world. Rajiv Gandhi's work remained unfinished. To promote it as a national objective, the Indian National Congress instituted in his memory the Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award for those who have devoted their lives to understanding and promoting social harmony. The Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award is given every year for outstanding contribution towards the promotion of communal harmony, national integration, and peace. These objectives are interlinked, and the diversity and complexity of good citizenship requires a pledge to work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, religion, region, or language, and to promote all differences among them through dialogue and constitutional means without resorting to violence. Social harmony in our vast and plural society emanates from and affects all segments and all ages. The foremost amongst them is the segmentation on the basis of sex between men and women, and it is natural but obvious that for this reason it seems to be taken for granted. So are the prejudices often referred to as patriarchy. The progress of humanity in our age has jettisoned many of these, yet many remain and retard cohesion and progress. It is reflected in the prejudices relating to education of the girl child
and of women. This is attributed to custom and poverty, but is in fact reflection of ingrained patriarchy. This impedes correctives. Many years back, an enlightened lady, inspired by Gandhiji's work on rural reconstruction, undertook an experiment in a village in Rajasthan with a handful of girl students. Today, in recognition of this pioneering initiative, the Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award for the year 2022 is being conferred on Banasthali Vidyapeeth. Over time, Banasthali has become an innovative experiment in women's education in a serene and pious environment amidst an ambience of Indian ethos and culture. It aims at synthesizing and balancing scientific achievement and spiritual values to prepare women for enlightened leadership roles in all walks of life through the antique and unique educational ideology of Panchmukhi Siksha. It is my privilege to hand it over to the recipient. Jai Hind. किसको देना है? उनको देना है? अभी नहीं? अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सांसद श्री मुकुल वासनिक जी से अनुरोध करता हूं कि बनस्थली विद्यापीठ के लिए तैयार प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-2021 सम्मान पत्र। वर्ष 1935 में एक झोपड़ी से शुरू हुई वनस्थली विद्यापीठ आज महिलाओं की शिक्षा और अध्ययन के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी संस्थानों में अपना स्थान रखती है। जो बात इसे अनूठा बनाती है वह है सर्वसमाहित भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के समन्वय पर जोर तथा सिर्फ किताबी ज्ञान से परे एक ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम पर अमल जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण संतुलित विकास हो सके। पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से यह लक्ष्य हासिल किया जा रहा है, जिसमें शारीरिक, व्यवहारिक, निजी रुचि, नैतिक और बौद्धिक पहलुओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही पूर्व के आध्यात्मिक मूल्यों और पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों के सार तत्व को भी अपनाया जा रहा है। वनस्थली विद्यापीठ द्वारा कन्याओं को दी जाने वाली शिक्षा का व्यापक फलक उन्हें पंचमुखी कौशल युक्त वयस्क बनने में योगदान करता है। शारीरिक शिक्षा उन्हें विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक खेलों में अग्रगण्य बनने के अवसर प्रदान करती है। व्यवहारिक शिक्षा उन्हें वस्त्र छपाई, बुटीक और कसीदाकारी जैसी हस्तकलाओं में पारंगत बनाती है। व्यक्तिगत रुचि पर आधारित शिक्षा उन्हें संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मौके देती है। नैतिक शिक्षा उन्हें चरित्र निर्माण, सर्वधर्म समभाव की भावना रखने, शास्त्रों का अध्ययन करने और सामूहिक संध्या वंदन के लिए प्रेरित करती है। बौद्धिक शिक्षा उन्हें प्राकृतिक और समाज विज्ञान के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न भाषाओं और पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों की क्रियात्मकता से परिचित कराती है।
यह सब करते हुए वनस्थली विद्यापीठ विद्यार्थियों में